हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम लोग आज पढ़ने जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। 10 बोर्ड का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। और केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक है। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या क्या आता है, इसमें से हम लोग आज जानेंगे और उसको पढ़ेंगे एक एक करके। और इम्पोर्टेंट सब जो भी नोट्स होगा इसको आप लोग उतार लीजिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको नोट्स में उतार लीजिएगा, जो कि एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया, देखिए वो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को जानेंगे कि हम क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है, संयुक्त होता है, तो तीसरा नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे जल और चीनी को मिला दिए तो क्या बनेगा, हम शरबत बनेगा, ठीक है। यानी कि हम जल, पानी और चीनी को मिला दिए तो शरबत बनता है। इसमें और हम लोग चीज ऐड कर सकते हैं, नींबू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है, ठीक है, तो तीसरा नया पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। और तीसरा पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल में केमिकल में लेते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोजन, HDROGEN, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मतलब कि वाटर, ठीक है। इस तरीका से अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमको क्या बनेगा बच्चों, तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कि वाटर बनेगा, ठीक है। हाइड्रो को हम संकेत होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे इसका संकेत हो जाता है H2O होता है, ठीक है। तो इसका एक निश्चित अनुपात में सजाते हैं, मिलाते हैं, तो हमको क्या बनता है, एक नया प्रतिफल बनता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पूरा को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अगर पूछ देगा बच्चों रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो सबसे पहले क्या बताना है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है तो तीसरा नया पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। और तीसरा पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का। रासायनिक अभिक्रिया का आपका डिफिनेशन यही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसी में और समीकरण होता है। समीकरण क्या होता है बच्चों, यही देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। तो इसको हम समीकरण को पढ़ेंगे, कितना प्रकार का समीकरण होता है और कैसा कैसा समीकरण होता है, ठीक है। और समीकरण लिखने का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, सीमाएं होता है कुछ उसका, ठीक है। तो इसका क्या पढ़ेंगे, समीकरण लिखने का पूछ देते हैं एग्जाम में, समीकरण लिखने का क्या फायदा होता है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। पहले देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार क्या क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, H2 यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड है, ठीक है। एक चीज देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में और क्या क्या होता है, तो इसमें जो होता है, ये जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। और इसके फल स्वरूप जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, जो प्रतिफल कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं, इसमें प्रतिफल कहलाते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलता है तो प्रतिफल का निर्माण करता है, और प्रतिफल का गुण अभिकारक से बिल्कुल अलग होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, आगे हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, ठीक है। देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया, देखिए बच्चों, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है, मिलने से नया पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि H प्लस Cl, HCl बनेगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन तो HCl बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, ठीक है। H2 और Cl2 यहाँ पे मिला देंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। इस तरीका से हम लोग मिलने से जब नया पदार्थ बनता है तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया,
वियोजन अपक्रिया, ठीक है। जैसे कि अभी बड़ा अणु के टूटने से बनता है, ठीक है। जब बड़ा अणु के टूटने से बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड का Ca अलग हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन इसमें अलग हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक ना दे ले। देखिए बच्चों, इस तरीका से CaO है, इसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन हमको अलग, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसको अलग करेंगे तो कैल्शियम C से कैल्शियम, O से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बुझा हुआ चूना का, इस हम शुष्क चूना का हमारा उदाहरण है। और इसको जब हम H2O से अपक्रिया करते हैं तो बुझा हुआ चूना बन जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले संयोजन में क्या पढ़े, तो मिलने से बनता है, ठीक है। तो उसको हम मिलने से नया पदार्थ बनता है, उसको संयोजन अपक्रिया। और जब बड़ा अणु के टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया। जैसे कि NaCl तो Na अलग हो जाता है प्लस क्लोरीन अलग हो जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया कहेंगे, ठीक है। समझ में आया। देखिए बच्चों, आगे है एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अपक्रिया। अपक्रिया इसका देखिए बच्चों, इस सब जितना जो अपक्रिया है इस सब का एक दो एग्जांपल जो है हम PDF में डाल देंगे। फिनिशन के साथ एक एक एग्जांपल बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब एकल विस्थापन क्या होता है, तो एकल विस्थापन जब किसी अपक्रिया में, जब रासायनिक अपक्रिया में किसी परमाणु के दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर लिए जाते हैं, यानी किसी तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु द्वारा विस्थापित कर लिए जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। जैसे में हम लोग देखते हैं एग्जांपल में क्या होगा, देखिए बच्चों, जैसे कि एकल विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, तो सबसे पहले Fe प्लस CuSO4। ये Fe का मतलब क्या होता है, Fe का मतलब आयरन होता है, फेरस होता है, ठीक है। इसका पुराना नाम फेरम है। और CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है। तो जब Fe को अपक्रिया कराया जाता है CuSO4 कॉपर सल्फेट से, तो हमारा फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे अधिक क्रियाशील समूह है, सल्फेट को अपने ओर ले लिया और कॉपर को अलग, यहाँ कॉपर के साथ मिलाए थे, कॉपर अलग हो गया। तो इस तरीका से कोई अधिक क्रियाशील समूह कम क्रियाशील समूह को अपने में विस्थापित कर लेता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। अधिक क्रियाशील समूह द्वारा जो कम क्रियाशील समूह होता है उसको अपने में विस्थापित कर लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका आगे प्रकार होता है उभय विस्थापन, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या था बच्चों, उभय विस्थापन इसमें आयनों का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। आयनों का आदान प्रदान किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल में देखते हैं NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3। देखिए बच्चों, इस तरीका से हमारे एग्जांपल से NaCl का अपक्रिया AgNO3 से कराया, यानी कि अर्गेंटम नाइट्रेट से कराया, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के Na से सोडियम होता है, Cl से क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का अपक्रिया अर्गेंटम नाइट्रेट से कराए तो हमारा अर्गेंटम क्लोराइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाता है, ठीक है। दोनों अलग अलग, तो आयनों का आदान प्रदान कर लिया। देखिए यहाँ Na इसको ले लिया और इसको इसके साथ अपक्रिया हो गया, यहाँ पे इस तरीका से हमारा यानी कि आयनों का आदान प्रदान होकर नया पदार्थ बनता है। ये नया अलग पदार्थ है, दूसरा पदार्थ है, जब मिला दिए तो हमारा नया नया पदार्थ का निर्माण हो गया। इसका गुण भी पहले वाले से बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। तो यही अपक्रिया करके हमारे केमिकल में नया नया पदार्थ बनाया जा सकता है, जो हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़े संयोजन अपक्रिया जो कि मिलकर बनता है, योजन अपक्रिया जो टूटने से बनता है, एकल विस्थापन तो जिसमें अधिक क्रियाशील समूह कम क्रियाशील को अपनी विस्थापित कर लेता है अपने में, ठीक है। इस तरीका से उभय विस्थापन में आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है। चारों ध्यान हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं
चारों के बाद आगे देखते हैं कि क्या है इसके बाद। अपघटन अपक्रिया जैसा एगो विद्युत अपघटन अपक्रिया होता है, विद्युत अपघटन अपक्रिया, विद्युत अपघटन अपक्रिया या फिर वियोजन अपक्रिया, वियोजन नहीं लिखते, विद्युत अपघटन अपक्रिया इसको लिखते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन। योजन इस तरीका से, संयोजन का मतलब मिलना होता है, ठीक है, योजन का मतलब टूटना होता है। उसी तरीका से विद्युत अपघटन अपक्रिया मतलब विद्युत के द्वारा टूटेगा, जैसे कि NaCl, NaCl में जब विद्युत धारा प्रवेश करे, यानी कि विद्युत धारा प्रवेश करेंगे, ठीक है, तो सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है, जब NaCl के जलीय विलयन में, जब NaCl के जलीय विलयन में हम लोग विद्युत धारा प्रवेश करेंगे तो Na अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत अपघटन अपक्रिया क्या होता है? तब ऐसा अपक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवेश करने पर उसका अवयव क्या होता है? टूटना लगता है, इसका समूह टूटने लगता है और नया पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, हमको तो यहाँ NaCl से डायरेक्ट अलग कर दिया, तो सोडियम हमको मिल गया, क्लोरीन अलग, तो यह सोडियम गैस मिल गया, ये हमको धातु मिल गया। ठीक है, इस तरीका से विद्युत अपघटन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी टूटने के लिए इस्तेमाल होता है, बड़ा अणु को तोड़ने के लिए, लेकिन किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा। ठीक है, ये एकल विस्थापन था, विस्थापित वाला अपक्रिया तो उभय विस्थापन आयनों का आदान प्रदान करके। ठीक है, तो इतना हम लोग 5 को पढ़ लिए, आगे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, छठा पढ़ते हैं, तो इसके छठा में अवक्षेपण अपक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, देखिए अवक्षेपण अपक्रिया क्या होता है? और वैसा अपक्रिया जिसको करने पर झाग का निर्माण होता है। ठीक है, झाग का निर्माण, जैसे कि हम लोग डिटर्जेंट को अगर पानी में घोलेंगे, यानी कि H2O में घोले, तो किस चीज का निर्माण होता है? झाग का निर्माण होता है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? अवक्षेपण अपक्रिया, जो झाग बनाता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा डिटर्जेंट वाला। ठीक है, इस तरीके से झाग बनाता है, उसको हम लोग अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। उसका बाद हो गया उष्मा शोषीय या उष्मा क्षेपीय अपक्रिया। देखिए उष्मा शोषीय अभिक्रिया, अभिक्रिया या उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया और उष्मा शोषीय अभिक्रिया क्या होता है? ठीक है, उष्मा शोषीय अभिक्रिया क्या होता है? तो वैसा अभिक्रिया जिसको करने पर उष्मा का अवशोषण हो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलने पर उष्मा को अवशोषण करता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, वो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, शोषी का मतलब सोखना होता है, क्षेपी का मतलब छोड़ना होता है, तो उष्मा क्षेपी वैसा अभिक्रिया जिसको करने पर उष्मा बाहर निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में एक चूना होता है, चूना को अगर हम मिला देंगे, चूना पत्थर वाला जो चूना होता है, उसको पानी में डालेंगे तो क्या होता है? बहुत ज्यादा खौलने लगता है। या फिर सोडियम, यानी कि Na से सोडियम, यानी कि कार्बाइड हो गया। ठीक है, कार्बाइड को अगर हम क्या डालेंगे? पानी में डालेंगे, क्या बहुत ज्यादा उष्मा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? तो वही उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगा। हम कौन सा क्या, अगर कार्बाइड को पानी में डाल रहे हैं, वो कौन सा अभिक्रिया हुआ बच्चों? कौन सा अभिक्रिया होगा? तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगा। और उष्मा शोषीय अभिक्रिया, बुझा हुआ चूना अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो पूरा बाल्टी को ठंडा कर देता है। अगर हम कभी वैसा अभिक्रिया करते हैं जिसमें पदार्थ ठंडा हो जाता है, पहले से नॉर्मल है और उसके बाद जब हम लोग अभिक्रिया करने के बाद नया पदार्थ बनाते हैं तो ठंडा हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उष्मा शोषीय अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, वैसा पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, इसका डिफिनेशन हम किस तरीका से लिख सकते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है तो उष्मा का शोषण होता है, उष्मा सोखता है। ठीक है, और वह पदार्थ का जो प्रतिफल बनता है वो कैसा बनता है? ठंडा बनता है। ठीक है, तो इस तरीका से जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है तो उष्मा का शोषण होता है, उससे हम क्या कहते हैं? उष्मा शोषीय अभिक्रिया होता है कहते हैं। और जब उष्मा जब किसी भी पदार्थ से उष्मा निकलता है अभिक्रिया करते समय, तो उसको क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, 8 नंबर उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है बच्चों? उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराई जाती है तो लवण तथा जल बनता है, उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि NaOH। देखिए बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया जैसे HCl, यानी कि क्या है? अम्ल है, OH लगल है तो भस्म है। पहचान हम लोग को पता है, अम्ल भस्म। देखिए एग्जाम्पल में कभी कभी पूछ देगा एग्जाम में कि अम्ल भस्म का पहचान क्या होता है?
तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो लास्ट में अगर OH तो ये भस्म होता है, अगर शुरू में H तो ये अम्ल होता है। ठीक है, जब अम्ल का अभिक्रिया भस्म से कराई जाती है तो लवण तथा जल बनता है, NaCl प्लस H2O अलग बन जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब इसमें ना अम्ल है ना भस्म, ना H है ना OH है, इसलिए इसको लवण कहते हैं। जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराई जाए तो लवण तथा जल बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हम होता है इसके बाद प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयुक्त होता है तो प्रकाश का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे कि कभी कोई भी पटाखा विस्फोट होता है तो उसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है ना, उसके अंदर का केमिकल अपना में रिएक्शन करता है तब जाके प्रकाश उत्पन्न होता है। चाहे मोमबत्ती कब जलता है? जब उसमें ऑक्सीजन मिलता है तब। तो उसमें दूसरा तरीका जब रिएक्शन करता है तो प्रकाश उत्पन्न होता है, उसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला है नंबर 9 ना, उपचयन अभिक्रिया, चयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, देखिए उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक और इसी के साथ होता है अवकरण या फिर अपचयन। देखिए बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, उपचयन या अपचयन, अब इसको कैसे कहते हैं? और इसको उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं और अपचयन को अवकरण कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे अ से अपचयन, अ से अवकरण, इसका ध्यान दीजिएगा। उपचयन का ऑक्सीकरण हम लोग कहते हैं। यहाँ पे इसका अ से अपचयन, अ से अवकरण। अवकरण में जो होता है हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराया जाता है, इसमें किसी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाता है। जब किसी पदार्थ को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है उसको अवकरण या फिर अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण। तो यहाँ तो ध्यान आता है, ऑक्सीकरण मतलब O से अभिक्रिया कराएगा ऑक्सीजन से, और अवकरण मतलब H यानी कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएगा। लेकिन उपचयन और अपचयन पूछ देता है, दिक्कत हो जाता है, तो यहाँ याद इसी से कीजिएगा, अ से अपचयन, अ से अवकरण, और उपचयन का ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया तो कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण या उपचयन। जब किसी पदार्थ को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराया तो अवकरण या फिर अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद एक रिडॉक्स अभिक्रिया होता है बच्चों। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? जब उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ चलता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से अभिक्रिया कराया जाता है। तो जब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलता है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया हो गया? रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि भोजन न पचता है उसमें हाइड्रोजन भी रहता है उसमें और ऑक्सीजन भी रहता है। ठीक है, तो इसीलिए रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक, एगो है आगे प्रकाश संश्लेषण। देखो, जो प्रकाश संश्लेषण तो सबको पता है कि जब सूरज के प्रकाश के उपस्थिति में जब हरा पेड़ पौधा अपने लिए भोजन बनाता है यानी ग्लूकोज बनाता है तो उसी को हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से हमारा अभिक्रिया पूरा हुआ। अब देखिए बच्चों, रासायनिक समीकरण। समीकरण क्या होता है? तो समीकरण जो होता है रासायनिक अभिक्रिया का, जैसे बताया शुरू में, संक्षिप्त रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि पूरा लिखा हुआ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इसका H2 हो गया, हाइड्रोजन प्लस इसका ऑक्सीजन कहते हैं हम लोग, और इसका हो गया, इसका रूप H2O होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रो ऑक्साइड कहेंगे, इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहेंगे। तो इसी को रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप यानी कि छोटा रूप, इसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। तो इसका एक बात पूछ देगा वो कि इसका लिखने का फायदा क्या? रासायनिक समीकरण लिखने का लाभ होता है, पूछ देगा। तो इसका लाभ क्या हुआ? सबसे पहले हमारा समय का बचत हुआ। ठीक है,
समय का बचत हुआ, और उस दूसरा क्या हुआ कि हमको लिखने का पता भी चलता है, किस तरीका से इसका लिखने का नियम भी होता है कि हमेशा अभिकारक को हमको किस तरफ लिखना है, दाएं तरफ लिखना है कि बाएं तरफ, अभिकारक को दाएं इसको हमेशा अभिकारक को बाएं तरफ लिखना है और प्रतिफल को दाएं तरफ लिखना है, ठीक है। और अभिकारक और प्रतिफल के बीच में हमेशा तीर का चिन्ह देना है, जिससे पता चल सके कि अब क्रिया किस ओर हो रहा है, ठीक है। ये लिखने का नियम है। अब अभिकारक के बीच में धन चिन्ह होना चाहिए, प्लस का चिन्ह, और प्रतिफल के बीच में भी क्या होना चाहिए, प्लस का चिन्ह। ये पूछ देगा कि इसका रासायनिक समीकरण लिखने का नियम बताइए, तो 4-5 लाइन नहीं लिख सकते हैं। जिस तरीका से इसे NaCl था, अब अलग अलग टूट गया, तो धन चिन्ह होना चाहिए कि नहीं। प्रतिफल यहाँ पे देखिए, प्रतिफल के बीच में धन चिन्ह है, तो इस तरीके से उभय विस्थापन अभिक्रिया था, दोनों ओर धन चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रासायनिक समीकरण। तो यहाँ से एक चीज ध्यान से देखिए बच्चों कि इसमें अब इसका लाभ क्या होता है। तो लाभ सबसे पहले पेज का बचत हुआ कि छोटा स्थान में हमको लिखा गया, उसके बाद समय का बचत हुआ, इसमें और क्या होता था, परमाणु संख्या पता चलता है, परमाणु संख्या पता चलता है। तो इसका कुछ हानि भी है, तो हानि में इसका अवस्था पता नहीं चल पाता है कि क्या बना है, इसका ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस अवस्था नहीं पता चल पाता है रासायनिक समीकरण से, ठीक है। तो इसको देखिए ध्यान से, इसमें एक चीज और पता चलता है कि हमारा हाइड्रोजन 2 गो है, तो हाइड्रोजन 1 गो, तो इस तरीका से हम 2 गो भी हाइड्रोजन लिख सकते हैं, परमाणु संख्या पता चलता है। लेकिन यहाँ पे 2 गो हो गया हाइड्रोजन, 1 गो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे H2O बन गया हमारा, ठीक है। इस तरीका से तो हम लोग कभी भी ये रासायनिक समीकरण को हम लोग देख सकते हैं इसका संख्या कितना है। तो इसी के आधार पर रासायनिक समीकरण का 2 गो प्रकार होता है। कितना होता है, 2 गो। एगो संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, एगो होता है असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। देखिए बुआ, संतुलित समीकरण क्या होता है। संतुलित समीकरण जिस तरीका से हम यहाँ पे 2H+O लिखे, तो H2O। संतुलित समीकरण क्या होता है, जब रासायनिक समीकरण का अभिकारक और प्रतिफल का परमाणु संख्या समान हो, ठीक है, उसको हम संतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन 2 का ऑक्सीजन 1 गो। इसी तरीका से जब किसी रासायनिक समीकरण का, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी बनेगा H2O, ठीक है। तो जब किसी रासायनिक समीकरण का अभिकारक और प्रतिफल का परमाणु संख्या सेम नहीं हो, असमान हो, सेम नहीं हो, असमान हो, तो उसको असंतुलित समीकरण। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन कै गो है, 2 गो, यहाँ कै गो है, 1 गो, यहाँ ऑक्सीजन कै गो, 1 गो, तो 1 गो। इसको हम संतुलित समीकरण कैसे बनाते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कैसे बनाते हैं, तो इस तरीका से सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे आगे यहीं पे लगता है, कुछ भी लगाना तो हमको यहीं पे लगेगा। तो यहाँ पे 2 गो H है, तो यहाँ पे 2 गो, यहाँ 1 लिखने का जो नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले से 1 है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पे 2 लगा दिए, रासायनिक समीकरण 2 लगा दिए, तो मान लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले H2 था, यहाँ पे इस तरीका से इसे दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 2 गो हो गया, तो ऑक्सीजन 2 गो लिख दिए। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन 2 दूना 4 गो है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए, तो 2 दूना 4 गो, अब हो गया हमारा संतुलित समीकरण, ठीक है। तो इस तरीका से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित से असंतुलित हम लोग कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा हमेशा कहाँ पे लिखते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक सबका एग्जाम्पल तो सब जरूर उतार लेना, घर पे जाना ना, इसका एग्जाम्पल हम देंगे, वो सब अच्छा से उतार लेना। इस तरीका से जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला में था ना, उस तरीका से हम जो बताएंगे ना, उसका समीकरण लिखा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, कुछ भी लगाने वाला रहेगा तो हमेशा हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है, नीचे कभी नहीं, यहाँ लगाएंगे, संख्या लगा के हम लोग जोड़ेंगे। तो तब सब पता करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे मैग्नीशियम 1 गो है, हाइड्रोजन भी 1 गो, क्लोरीन भी 1 गो, HCl मतलब कि अलग अलग करते हैं तो 1 ही गो है। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 गो, क्लोरीन 2 गो है, हाइड्रोजन भी 2 गो है। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, 2 गो लिखेंगे, तो 2 दूना हमारा हाइड्रोजन कै गो हो गया, 4 गो। लेकिन अभी वहां नहीं देते हैं, सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन को हम 2 गो किए, तो हमारा क्लोरीन भी 2 गो हो गया। तो हाइड्रोजन 2 गो मेरा है, ये है, ठीक है, क्लोरीन भी 2 गो है, तो यहाँ पे लगाने का जो इसका मेरा समीकरण बन गया। लेकिन मैग्नीशियम हमारे यहाँ पे कै गो है, 1 गो, यहाँ भी मैग्नीशियम कै गो है, 1 गो। तो मेरा मैग्नीशियम के पास भी लगाने का जरूरी नहीं है, बस एक बार लगा दिए, हो गया हमारा, ठीक है।
तो यहाँ 2 लगा दिया। आप देखिए मैग्नीशियम एगो, मैग्नीशियम एगो, हाइड्रोजन 2 गो तो हाइड्रोजन 2 गो। और क्लोरीन इसके देखिए यहाँ पे रहेगा तो दोनों के साथ गुना होगा, इसके साथ भी इसके साथ भी। क्लोरीन भी 2 गो है तो क्लोरीन यहाँ 2 गो है, ठीक है। इस तरीका से रहता है, इसको गुना कर देते हैं। तो आपका रासायनिक समीकरण इसी तरीका से संतुलित कीजिएगा। एग्जाम में पूछता है 1-2 नंबर का ये रहता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, ठीक है। हेलो बच्चों, तो इस तरीका से आपका ये रासायनिक अभिक्रिया का चैप्टर पूरा हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेंगे अच्छा से। एग्जाम से पहले हम लोग जान लेंगे कि किस तरीका से रासायनिक अभिक्रिया में क्वेश्चन आता है, इसको पूरा डिवीजन कर लेंगे। आगे हम लोग अम्ल भस्म लवण के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें अच्छी ध्यान से देखिएगा बच्चों कि किस तरीका से इसमें पूछ देगा रेडॉक्स अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग। ये क्वेश्चन ध्यान से लिखेगा, रेडॉक्स अभिक्रिया का, रेडॉक्स अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग। ये बच्चों देखिए इसको याद कर लीजिए क्योंकि हाईलाइटेड टॉपिक होता है। पूछ देगा जैसे भोजन का दुर्गंधित होने में, भोजन के पचने में, और इस तरीका से दहन की अभिक्रिया में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का चैप्टर कंप्लीट हुआ। और आगे हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, एक एक करके जानेंगे एग्जाम तक कि टॉपिक में क्या क्या है। और इसमें पूरा देख लीजिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। अगर इसमें कुछ छूटा हो चाहे कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।